हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु शर्मा और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल में। संभव बेस की ये 5th क्लास है वेक्टर चैप्टर की, जिसमें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। बहुत कॉमन सा सवाल है जो हर उस स्टूडेंट के मन में आता है जिसका फिजिक्स में थोड़ा सा हाथ ढीला है, थोड़ी सी पकड़ कमजोर है, क्योंकि ये थोड़ा मैथमेटिकली है। मैथ्स वालों को जरूर ये आता है क्योंकि मैथ्स में भी इस नाम की एक एक्सरसाइज होती है, वेक्टर नाम की एक एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है उन्हें, तो उन्हें आ जाता है ये सब। लेकिन खासकर जो बायोलॉजी फील्ड के हैं उनका फिजिक्स में वैसे ही हाथ तंग होता है, और फिर इस तरह के स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, उनमें थोड़ा सा उनका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट उन्हें पता नहीं होता। और एक्चुअली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है इसके रूल। इसके रूल एक्चुअली हमें रूल पता नहीं होते, और यदि रूल पता है तो हमें ये नहीं पता होता हाउ टू अप्लाई, उन्हें लगाना कैसे है और कहां पर लगाना है। आज की जो क्लास है उसमें हम केवल एक ही कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट होगा ए क्रॉस बी होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। इसको वेक्टर प्रोडक्ट ही क्यों कहते हैं भाई? वेक्टर प्रोडक्ट ही क्यों कहते हैं? सदिश गुणनफल ही क्यों कहते हैं? और यदि सदिश गुणनफल करने की बारी आई तो कहाँ करना है, कैसे करना है, और किन फॉर्मूलाज पर या किन फिजिकल क्वांटिटीज पर या किन लेसन में, किस टॉपिक में ये काम आने वाला है, ये सब बातें हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास होने वाली है बड़ी ही मजेदार, धुआंधार और शानदार। बने रहिएगा क्लास में लास्ट तक। आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसे आप कमेंट करिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार होता है। आपके कमेंट से हम भी मोटिवेट होते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, क्योंकि अब आपको मिलने वाले हैं लगातार क्लासेस जिनमें कॉन्सेप्ट, सुपर ट्रिक्स और साथ ही साथ में पीवाई क्यूज के बारे में जानकारी तो रहेगी रहेगी, लेकिन चैप्टर के बेसिक क्लियर जरूर करवाए जाएंगे ताकि आप पेपर में सिलेक्शन जरूर ले पाए। क्योंकि सेकंड ग्रेड का पेपर आ गया है भाई, और सेकंड ग्रेड का जो पेपर है वो ऑलमोस्ट साइंस वालों का आई थिंक 9 तारीख को है, 9/9/25 को है ना, और काफी कम समय रह गया है मेरे पास। तो हमें भाई फिजिक्स का डर भगाना है और अपना सिलेक्शन पक्का करना है। आगे मेरी बात सुनिए, चलिए वीडियो को ज्यादा नहीं खींचूंगा मैं, आगे बात करते हैं आज हमारे टॉपिक पर। देखिए, मैं थोड़ा पेज अब आगे चलता हूँ। देखिए, नए पेज से स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये पढ़ना है आज कि हमारा जो ए क्रॉस बी होता है वो होता क्या है। देखो, ये ए क्रॉस बी वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसको जर्नली यानी जिसमें क्रॉस आता है इसको ही वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, हिंदी में सदिश गुणनफल कहा जाता है इसको, सदिश गुणनफल। अच्छा, इसमें क्रॉस का साइन आता है इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब सर क्या मतलब है? देखो, सदिश जो होता है ना उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर, ये तो आपको पता ही होगा। तो सदिश गुणनफल को वेक्टर प्रोडक्ट ही कहते हैं, और चूंकि इसमें क्रॉस यूज आ रहा है इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब बात यह है कि सर डॉट और क्रॉस दोनों मल्टीप्लाई के तो साइन है, हाँ भाई सही बात है, दोनों वही साइन है। लेकिन वेक्टर्स के केस में इन दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। डॉट वाला जो प्रोडक्ट होता है ना उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं? स्केलर, ठीक है, स्केलर यानी अदिश। और जो क्रॉस वाला होता है ना भाई उसको अपन वेक्टर बोलते हैं। अब बात यह है कि सर इनका क्या मतलब है। देखो, इन दोनों के प्रोसीजर अलग है, इन दोनों के कार्य अलग है, इन दोनों के काम अलग है। काम कहाँ पे आते हैं मैं थोड़ा सा आपको मेनली एग्जांपल बता देता हूँ। देखो, वर्क जो होता है ना वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसमें डॉट प्रोडक्ट आता है। बल इंटू विस्थापन, डॉट आता है, F.D बोलते हैं इसको, है ना। जैसे आपको फ्लक्स चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो आप लिखेंगे E.A, ठीक है। यदि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए तो आप लिखेंगे B.A। देखो, आपको यदि वोल्टेज चाहिए तो आप लिखोगे E.D, ठीक है। वोल्टेज के लिए E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, D यहाँ पर डिस्टेंस है। देखो, इन चीजों में डॉट प्रोडक्ट आता है। तो डॉट प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट होने के बाद आंसर आता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशि होता है। देखो, वर्क यानी कार्य अदिश राशि है, फ्लक्स अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है, और वोल्टेज भी स्केलर क्वांटिटी है। बट जहां पर मल्टीप्लाई होने के बाद यानी दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो
और वेक्टर के मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आए, जो प्रोडक्ट आए, जो गुणनफल आए, वो भी वेक्टर ही हो, वहां पे क्रॉस काम में आता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में जो आंसर आएगा ना, मान लो इसका आंसर आ गया सी, वो सी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो तीर लगा के। जैसे ये कहाँ पे काम आता है, खासकर ये काम आता है टॉर्क में, बलागुण में। टॉर्क इक्वल टू होता है, देखो नॉर्मली होता है आर क्रॉस एफ, डिस्टेंस इनटू बल, है ना। अब ये इनटू है, मल्टीप्लाई टाइप का है, हम इनटू ही बोलते हैं इसको जनरल भाषा में। बट ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ना भाई, ये वेक्टर्स में क्रॉस का है, यानी इनसे जो आंसर आएगा ना भाई, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, आप मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लीजिए, आप मैग्नेटिक फोर्स मैं भी लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूं क्यू वी क्रॉस बी, ये ले लीजिए। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं, ईएमएफ आप सुनना, कभी आएगा ईएमएफ, आगे हम पढ़ेंगे, आपने कभी सुना भी होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो विभव पैदा होता है, इसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ, और हिंदी में बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। मैं लिख देता हूं पूरा नाम, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये वोल्टेज ही है, बट ये पैदा कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने से। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, प्रॉपर फॉर्मूला, वो होता है v क्रॉस बी डॉट dl, यानी पहले वेग, v यहाँ पर वेग को बताता है, वेलोसिटी को बताता है, यहाँ पर भी v वेग को बता रहा है, तो v को क्रॉस मल्टीप्लाई करो b के साथ में, और फिर जो आंसर है उसको डॉट मल्टीप्लाई करो। तो देखो इन सब चीजों को समझने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, इन सब चीजों को समझने के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आना एक जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पीवाईक्यूज की चलती क्लास में कॉन्सेप्ट बताते बताते मैंने पीवाईक्यूज को होल्ड पे रख दिया। मैं चाहता तो बाकी क्लासेस की तरह, बाकी यूट्यूब चैनल की तरह आपको पीवाईक्यूज कराता और साथ के साथ उसमें कॉन्सेप्ट बताता, लेकिन उससे चैप्टर के बेसिक क्लियर नहीं होते, उससे केवल वही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जो उस फॉर्मूले में लग रहा है। और मैं चाहता हूं कि जब तक आपके पास टाइम है, आपको चैप्टर के सारे बेसिक्स लगभग क्लियर हो जाए। आई मेरी बात समझे? तो चलिए, आपको इसलिए मैंने कहा दिया, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, लास्ट तक बने रहिएगा, देखिए। आपको पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कुछ भी यदि आपको पूछना है, कोई भी डाउट है, एनी कोई प्रॉब्लम है, कोई सुधार चाहते हैं, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई कमी नजर आती है, कोई अच्छाई नजर आती है, एनीथिंग, आपके सजेशंस का स्वागत है। आप हमें कमेंट करिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। आज हम अपने मल्टीप्लाई को बढ़ाते हैं। तो अब बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में। मैं नए पेज से शुरुआत करता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, मैं यहाँ से शुरुआत कर लेता हूँ, नए पेज यहाँ लेता हूँ। देखो भाई, ए क्रॉस बी, ये हमको पढ़ना है आज। ठीक है, समझ में आएगा क्रॉस का मतलब क्या है, यानी इसमें जो भी क्वांटिटी यहाँ पर आने वाली है, मान लो सी आ गया, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसलिए इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट में ये फर्क है। डॉट यानी स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल, उसमें अदिश राशि प्राप्त होती है, स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आप पिछली क्लास को देखना ना भूलें। और आज जो हम पढ़ रहे हैं क्रॉस वाला मल्टीप्लाई, इसमें जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर होगा। वेक्टर यानी वो एक सदिश राशि होगी, यानी सीधी सीधी बात है, आंसर का भी डायरेक्शन होगा, आंसर की भी दिशा होगी। समझ में आया? अब करते कैसे हैं, देखो एक एक चीज ध्यान से समझना। मैं पहले छोटी छोटी बातें बताता हूँ। भाई ये देखो, आपके पास में एक ए है, एक वेक्टर है ए। ठीक है, अब आपको वैल्यू देकर तीर का निशान भी दिया जा सकता है, या फिर ए को एक्स वाई जे ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी अपन लिखते हैं ना ऐसे, ए वेक्टर को एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप, इस रूप में भी लिखा जा सकता है। या फिर देखो, या फिर आपको ए की वैल्यू ऐसे भी लिखी जा सकती है, ए दे दिया आपको, मोड लगा के दे दिया 5 और डायरेक्शन दिखा दिया, कुछ भी दे सकते हैं। इधर आपको डायरेक्शन मिल गया, देखो इसमें, इस केस में पहले से दिख गया है। इस केस में क्या है, वैल्यू दे दी गई है आपको और डायरेक्शन तीर के निशान से बता दिया गया है। ठीक है, मैं दोनों बता देता हूँ, मैं मिटा रहा हूँ पहले इसको फिलहाल यहाँ से, मुझे नए पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, मैं नए पेज से स्टार्ट करना पसंद करता हूँ। ये लो, यहाँ से करते ताकि हमको सही समझ में। तो देखो भाई, है ना, ये मेरे पास है ए वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर मैंने यहाँ पे कहीं कुछ ले लिया, उसका नाम मैंने निकाल दिया बी वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में एंगल ले लिया थीटा। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो इनका आंसर कैसे आएगा, इनकी वैल्यूज के हिसाब से यदि डायरेक्शन दे दे तो कैसे करना है। तो यदि आपको ए वेक्टर इस फॉर्म में दे दे, मान लो ए वेक्टर मुझे दे दिया x1 i के प्लस y1 j के
Z1 के केप, और बी वेक्टर आपको ऐसे भी दे दे, X2 I केप, Y2 J केप एंड Z2 K केप। X1 X2 Y1 Y2 ये कोऑर्डिनेट्स है यानी निर्देशांक है, तो आपको मल्टीप्लाई में ऐसे लिखना पड़ेगा A क्रॉस B। बस इसकी फुल फॉर्म जो है वो ये भी होती है, A मोड B मोड साइन थीटा। डॉट वाले में cos थीटा आता है, क्रॉस वाले में साइन थीटा आता है। अब कई बच्चे भी कहेंगे सर ये जो है इसकी कौन सी फुल फॉर्म, अभी थोड़ा सा रुकिए, इंतजार करिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, थोड़ा सा वेट करिए। अभी आप ये मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसको इस फॉर्म में करेंगे, और यदि आपको ए की वैल्यू दे रखी हो 5 दे दी, बी की वैल्यू मान लो आपको 10 दे दी, कुछ भी दे दी, और डायरेक्शन दे दिया, और बीच में एक एंगल दे दिया, बीच में कोण दे दिया थीटा, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आंसर दोनों के सेम आएंगे, इसलिए मैंने दोनों साइड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जो आंसर आएगा भाई उसका भी तो एक डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है ना, इसमें डायरेक्शन आता है, यानी सदिश राशि आएगा जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसका डायरेक्शन नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एन कैप। अभी देखो समझ में आई होगी बात, अभी और समझ में आ जाएगी, आप चिंता ना करें, ठीक है। बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, आप ए क्रॉस बी लिख सकते हैं या फिर ए मोड बी मोड साइन थीटा लिख सकते हैं, और साथ में आपको डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। यदि आपको साइन थीटा चाहिए तो देखो क्या करेंगे, आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसका डिवाइड इधर दे देंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं ए क्रॉस बी, और नीचे ले देता हूं ए मोड बी मोड। ये साइन थीटा का हो गया आपका फॉर्मूला, एंगल निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि मुझे डायरेक्शन चाहिए तो एन कैप, मुझे डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था यूनिट वेक्टर का, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, वेक्टर की क्लास में बता रखा हूं मैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में बता रखा हूं कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट आपको दिया जाए, कोई वेक्टर आपको दिया जाए, जैसे मेरे को दे दिया आर वेक्टर, ठीक है, जो भी दे रखा है यहाँ पे एक्स आई केप, वाई जे केप एंड जेड के केप, तो यदि मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, एकांक सदिश निकालना है एन केप, तो फॉर्मूला होता है आर वेक्टर बाय आर मोड। अब चाहिए आर वेक्टर कैसे भी आ रहा हो, ए क्रॉस बी से आ रहा हो, कैसे भी आ रहा हो, तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि ए क्रॉस बी का जो लास्ट आंसर है ना मान आएगा वो आर वेक्टर आ रहा है, तो यहां पे मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी। अब मुझे मोड लगाना है, मोड किसका भाई, देखो इस मोड का क्या मतलब है, इस मोड का मतलब है ए का अलग से मोड करो, बी का अलग से मोड करो। ए का मोड क्या होता है मैं वापस बता रहा हूं, यहां देखो इस साइड में कोने में, ए का मोड आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर, सारे निर्देशांकों का स्क्वायर करो, उन्हें जोड़ो और अंडर रूट लगा दो। बी का स्क्वायर आपको कैसे करना पड़ेगा, बी के निर्देशांकों का स्क्वायर करके जोड़ो, बी के निर्देशांक है x2 y2 एंड z2, सबको जोड़ दिया और अंडर रूट लगा दिया। लेकिन इसका क्या मतलब है भाई, यहां डायरेक्शन में तो पूरा आर आना चाहिए, आर यानी ए क्रॉस बी करने के बाद जो आंसर आएगा, और बाद आंसर आएगा तो पूरे का मोड मैं ऐसे लगाऊंगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये मोड है, मतलब ए क्रॉस बी कर लीजिए, जो भी आंसर आता है उसका मोड लाना है, यहाँ पे ए का अलग लाना है, बी का अलग लाना है, यहाँ पे आंसर आएगा उसका लाना है भाई, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। क्लियर है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। देखो अब डायरेक्शन कैसे निकाले भाई, इसमें डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्शन। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए आप हमेशा यूज करें और राइट हैंड थंब रूल, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको समझ में आ गया तो डायरेक्शन निकालना आप सीख जाएंगे, अदरवाइज आपको फिर मैथमेटिकली जो फॉर्मूला उससे तो निकालना ही है। कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वापस आता हूँ मैं अपने डायग्राम पे, देखिए यहाँ पे ये रहा, ये मेरा डायग्राम है ना भाई, ये लो मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा। अब देखो आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ए क्रॉस बी के बारे में बात करनी है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मुझे क्या लिखना है, ए क्रॉस बी। अभी आपको करना क्या है वो ध्यान से समझ जाओ, एक बार समझ गए तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने पेन चेंज कर लिया थोड़ा, ए क्रॉस बी में क्या करना है आपको, ए पर दाएं हाथ की अंगुलियां रखकर बी वेक्टर, ए वेक्टर लिख देता हूं, बी वेक्टर की तरफ घुमाए, तरफ घुमाए, अंगूठा ए क्रॉस बी की दिशा को बताएगा। ये रूल याद रख लो, पहले वाले पे अंगुली रखो, दूसरे वाले के साइड घुमा दो,
पहले वाले पे अंगुली रखो, दूसरे वाले के साइड घुमा दो। किस हाथ की? दाएं हाथ की। और जो अंगूठा होगा ना वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ना उसका डायरेक्शन बताएगा, उसका डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, इसलिए मैंने एक क्रॉस भी लिखा है यहाँ पर। अब देखो कैसे करना है, मैं वापस आपको डायग्राम पे लेके आता हूँ। ये देखो यहाँ पे आ जाओ। आपको कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है, बहुत आसान है। आपको बस एक छोटा सा मेरी बात का ध्यान देना है। बस देखो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको बता रहे। आपको अपना दायां हाथ रखना है। ठीक है, जब मैं अपना दायां हाथ जिससे मैं पेन से लिख रहा हूँ वो दायां हाथ यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मेरी एक मिनट, हाँ, मेरी अंगुलियां कुछ इस तरीके से है। दाएं हाथ पे रखने पे ये ऐसे आएगी, ऐसे मेरी अंगुली आ रही। ठीक है, और ये मेरा अंगूठा आ रहा है ऐसे, ऐसे कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, पता नहीं क्या ही बन गया डिजाइन। ये मेरी अंगुली आ रही है ऐसे करके, ऐसे आ रही है। अब मुझे इसे मोड़ना है बी के साइड, तो मैं अंगुलियों को टर्न करूंगा इस साइड में। आप आराम से अपने दाएं हाथ को फैलाइए इस तरीके से, ए पर अंगुली रख जाए सारी की सारी, और किस साइड फैला दीजिए? बी की साइड फैला दीजिए। ठीक है, अब देखो, जब आप बी के साइड घुमा के रखोगे, जब आप बी के साइड घुमा के रखोगे तो आपके ये हिल जाता है एक बार। आप बी के साइड घुमा के रखोगे तो आपकी अंगुलियां ऐसे कुछ घूम जाएगी, घूम गई क्या? आप देखो ऐसे घूमेगी। और जो अंगूठा है ना वो कहीं बाहर के साइड आएगा, ऐसे ऐसे घूम गई। अंगूठा कुछ बाहर ऐसे डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, अब देखो, अंगुलियों को मैंने घुमा दिया ऐसे, ए पर रखा, बी के साइड घुमाया। जो अंगूठा है ना भाई, ये अंगूठा डायरेक्शन बता रहा है बाहर की तरफ। देखो, आप जब भी देखोगे रखना, ए पे अंगुली रखोगे, बी के साइड घुमाओगे। अभी देखो, इस जो भी आप देख रहे हो टीवी मोबाइल जो भी देख रहे हो उसको जमीन पे रख दीजिए, जमीन के समांतर रख दीजिए। ठीक है, या आप जैसे भी हो, आप जैसे बैठे हो, आप देखो, ए पर अंगुली रखो, बी के साइड घुमाओ, तो जो अंगूठा है ना वो स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है। कहाँ की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। यानी जो अंगूठा है ना वो आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बता रहा है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, ए वेक्टर जो है ना उस वो एक्स एक्सिस में है, बी वेक्टर जो है ना निर्देशांकों के हिसाब से एक्स में भी है और वाई में भी है। यदि मैं इसको ऐसे ऐसे दिखाऊं एक्स और वाई के हिसाब से, तो ये एक्स में भी और वाई में भी है। यानी ए और बी कौन कौन से तल में आ गए? एक्स और वाई दोनों आ गए ना। अब इसको हम बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में एक्स वाई तल। कौन सा तल बोलते हैं? एक्स वाई तल। अब तुम्हारा आंसर देखो कैसे आ रहा है। ए के साइड अंगुली रखने पर बी के साइड घुमाते हो तो दाएं हाथ का अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा, बाहर की तरफ निकलता हुआ आ रहा। आपका मोबाइल है, यदि वो सामने पड़ा हुआ है तो आपके सामने की साइड निकलता हुआ आ रहा। यदि आप जमीन पे रखते हो तो ऐसा लग रहा है जैसे छत की साइड अंगुली हो रही, अंगूठा हो रहा आपका। इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। कैसे बोलते हैं? जेड एक्सिस। तो देखो, ए और बी एक्स वाई तल में है, आंसर आपका जेड वाले तल में है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? आंसर हमेशा उस तल उस साइड में आएगा, यानी जिस साइड ये दोनों नहीं होंगे, ए और बी नहीं होंगे, यानी ए और बी का जो तल होगा ना उसके भी लंबवत आएगा। मैं ये लाइन लिख के दे रहा हूं आपको यहाँ पे, ऐसा बताएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के तल के लंबवत होगी। अभी मैं यहाँ पे बनाता हूँ डायग्राम। यदि आपका ए एक्स में है, ए वेक्टर कहाँ पे? एक्स में, और मैं बी वेक्टर को ऐसे लिख दूं, ये लो, प्रॉपर वाई में। जब आप अपने दाएं हाथ की अंगुली एक्स की साइड में रखोगे ऐसे, और इसको फैला के अंगुलियों को ऐसे घुमा दोगे तो अंगूठा स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ दिखेगा, यानी जेड एक्सिस में दिखेगा। यानी वो एक्स और वाई दोनों के तल के लंबवत है। यदि आप ये करते हो ए क्रॉस बी के लिए, यदि यही काम आप बी क्रॉस ए के लिए करते हो तो आप कैसे लिखेंगे? अंगुलियों को रखेंगे बी के साइड में और ए की साइड घुमा देंगे। अंगुलियों को रखेंगे बी पर खड़ा, एकदम खड़ा रखेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, रख दिए, और आप बी के साइड घुमा दो ऐसे, तो अंगूठा आपको स्क्रीन के अंदर की ओर जाता हुआ दिखेगा। कहाँ जाता हुआ दिखेगा? अंदर की तरफ। ठीक है, यानी डायरेक्शन आपका अलग हो जाएगा। क्लियर है? आई मेरी बात समझे? डायरेक्शन समझ में आ गया होगा, बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। थोड़ा आगे चलते हैं। तो आपको ये बात पता लग गई कि जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है वो हमेशा ए के और बी के तल के लंबवत होगा, और दाएं हाथ के अंगूठे से निकाला जा सकता है, नियम दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से निकाला जा सकता है। बट इसके अलावा भी इसमें काफी कुछ अलग रहता है कि सर ये तो ठीक है लेकिन आप हमें कोई मैथमेटिकल तरीका बता दीजिए। तो देखो, मैथमेटिक्स तरीका ये कहता है कि आप एक काम करिए, ऐसे एक चित्र बना दीजिए, मैं आपको बना के देता हूँ। इधर लिख लीजिए आई क्रॉस,
इधर लिख लीजिए जे क्रॉस, इधर लिख लीजिए के क्रॉस, और एक घड़ी की दिशा में घूमता हुआ चक्कर बना दीजिए। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया होगा आपको। आई से जैसे होता हुआ के साइड घुमाना है आपको। अभी इसमें मैथमेटिकली करें तो कैसे करें, मतलब आई केप जे केप के केप को मल्टीप्लाई करें तो कैसे करें, तो ध्यान से देखना। इसमें ऐसे किया जाता है भाई, मान लो मैंने आई क्रॉस जे लिख दिया, पहले आई को करता हूँ जैसे, तो आपको करना है ऐसे, देखो आई को मल्टीप्लाई करो जैसे, घड़ी की दिशा में घूमना है। जैसे मैंने यहाँ पे चक्कर बनाया, ये देखो ये चक्कर बना दिया, ये देखो ये ले लो, ये बना दिया। यदि इस चक्कर के साइड हो आप, इस चक्कर की दिशा में घूम रहे हो आप, तब तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और चक्कर से उल्टा आते हो तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, घड़ी की दिशा में घूमोगे तो पॉजिटिव, घड़ी की अपोजिट घूमोगे तो नेगेटिव। जो मैंने चक्कर बना रखा है उसको ध्यान देना। अब मैं देखो एक एक चीज बताता हूँ। मैं पहले आई से आ रहा जे पे, मैं अपने चक्कर के हिसाब से आ रहा हूँ, तो आई को जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर अगला वाला आएगा, यानी के आएगा, तो यहां पर आएगा के कैप। अच्छा, ये के कैप पॉजिटिव होगा क्योंकि मैं चक्कर के साथ ही आ रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, वही की बात है, तो पेन चेंज कर लेता हूं। यदि मैं पेन चेंज कर लेता हूं ऐसे, यदि मैं जे को कैसे कर रहा मल्टीप्लाई, अब देखो कैसे करना है, जे को करना है कैसे, जे को कैसे करोगे तो आंसर आपका आई आएगा। जे को करोगे कैसे तो आंसर आएगा आई, चक्कर के हिसाब से घूम रहा हूं तो यहाँ पे आएगा आई के, ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि चक्कर के हिसाब से घूम रहा हूं। अब देखो, यदि मैं के को करूं आई से, ध्यान से देखना, के को आई से करना है मुझे, के को करना है आई से, ये कर दिया, तो के को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जे आएगा भाई, आगे वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा आंसर जे। अभी मैं इसको उल्टा लिखता हूं, देखो जे को आई से करता तो क्या होता, के कैप को जे कैप से करता तो क्या होता, और आई कैप को के कैप से करता तो क्या होता। अब देखो जे और आई में ध्यान से देना, एक एक चीज बता रहा हूं मैं। जे को करो आई कैप से, अब देखो इनको मिटाता हूं वापस। यदि हमारे चक्र के उल्टा चले तो क्या होगा, हमारे चक्कर के उल्टा चले तो वैल्यू सब नेगेटिव आएगी। तरीका वही रहेगा, मैं जे को आई से करता हूं, जे को मल्टीप्लाई करूंगा आई से, तो आंसर मेरा अगला वाला आएगा, यानी क्या आएगा, लेकिन अब की बार क्या आएगा, माइनस का। अभी मैंने आपको बताया ना डायरेक्शन, आप जब ए पे अंगुली रखोगे और बी के साइड घुमाओगे तो सी आपको बाहर की तरफ दिखेगा इस डायग्राम में, ए इधर है और बी इधर है। लेकिन यदि तो आप ए की साइड से बी के साइड घुमाओगे अंगुली, लेकिन यही अंगुली आप बी से ए की साइड घुमाओगे, यानी आपको करना है बी क्रॉस ए, तो अब की बार अंगूठा आपका अंदर की साइड जाता हुआ दिखेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस यही कहानी थी, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, आप एक बार ट्राई मारना। ठीक है, जे के केप और जे केप की बात करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखो, यदि मैं इस के को मल्टीप्लाई करूं जैसे, चक्कर के उल्टा जा रहा हूं, चक्कर तो मेरा देखो ऐसे घूमता हुआ है, घड़ी की तरह ऐसे घूमता हुआ, उल्टा आ रहा हूं तो आंसर मेरा अगला वाला आएगा आई कैप आएगा, लेकिन ये माइनस का आई कैप आएगा। वैसे मैं आई कैप को के कैप से करूं तो आंसर मेरा जे कैप आएगा, लेकिन वो मेरा माइनस का जे कैप आएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, एक बात और देखो इसमें, यदि मैं आई क्रॉस आई करूं तो कैसे लिखूंगा इसको, फुल फॉर्म कैसे लिखते हैं अपन, ए बी साइन थीटा के हिसाब से लिखते हैं ना, मतलब जैसे अपन यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला यूज करना चाहे तो हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप, ऐसे फुल फॉर्म है। एन कैप डायरेक्शन को बताती है। अब देखो, यदि मुझे आई कैप को मल्टीप्लाई करना है तो मैं आई कैप का मोड लिखूंगा, ए मेरा ये है, फिर बी भी मेरा आई कैप ये है तो इसका मोड लिखूंगा। अब यहाँ पे साइन थीटा की बात करते हैं, तो आई कैप देखो, आई कैप एक्स एक्सिस को बताता है, अगला आई कैप भी एक्स एक्सिस को बताता है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो थीटा हो गया 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी आई क्रॉस आई पूरा का पूरा क्या हो गया 0। तो यहां से मुझे ये पता लगा कि सेम वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर 0 बनाते हैं। तो भाई साहब मैं यहाँ पे वही नियम लिख देता हूं, आगे चलूँ थोड़ा, ये लो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं 0। एक पॉइंट ये भी आ गया मेरे पास। अगला पॉइंट देखिए, यदि ए वेक्टर समांतर हो बी वेक्टर, यानी पैरेलल हो, अब जब भी समांतर होंगे तो सेम डायरेक्शन होगा, तो मुझे पता लग गया कि ए क्रॉस बी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 आएगी, हमेशा क्या आएगी 0 आएगी। आ गई मेरी बात समझ में, चलो ये भी आपको समझ में आएगा।
आ गया होगा। एक और चीज देखो, यहां पे देखना, मैंने आपको ऐसे बोला था कि भाई साहब ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, कुछ ऐसा। ध्यान से देखना, मैं दो तरीके बता रहा हूं। जब आप ए क्रॉस बी लिखते हैं, आप लिखते हैं, मैं आपको इधर लिख के दे रहा हूं इसके हिसाब से, ए क्रॉस बी को, यदि आप ए क्रॉस बी लिखते हैं तो इसे लिखने का तरीका होता है आपका ए बी साइन, और थीटा की बात की जाए तो थीटा आपको लेना है ए से बी की तरफ। कहां लेना है? ए से बी की तरफ। तो देखो, ए से चलता हुआ बी के साइड में आपको एंगल बना देना है थीटा, ठीक है। ये मैंने यहां पे लिख दिया साइन थीटा। लेकिन यदि यही चीज मैं बी क्रॉस से लिखूं तो, अब देखो अंगुली के हिसाब से भी आप देख सकते हो, अंगुलियों वाले नियम से भी, ए पे अंगुली रखो, बी के साइड घुमाओ, अंगूठा बाहर की साइड आएगा कहीं। लेकिन ऐसे यदि आप बी पे अंगुली रखो, ए के साइड घुमाओ तो अंगूठा अंदर की साइड जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा अंगूठे का। बट आपको यदि वैसे समझ में नहीं आ रहा, थीटा के हिसाब से समझना है, तो ऐसे देखो, आप इसको कैसे लिखोगे? पहले बी लिखोगे, फिर ए लिखोगे। अब साइन थीटा की बात करेंगे। यदि आप थीटा लिखना चाहते हैं, ध्यान से देखना, यदि आप थीटा लिखना चाहते हैं तो थीटा चाहिए बी से ए की ओर। कहां चाहिए? बी से ए की ओर। और थीटा का नियम क्या कहता है कि आपका चतुर्थांश ऐसे बढ़ता है, कोऑर्डिनेट्स ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे। तो आपको बी से आना पड़ेगा ए की साइड घुमा के, यहां से, और ये बन जाएगा 360 माइनस थीटा। एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको। तो आप यहां पे लिखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 360 माइनस थीटा। और 300 साइन 360 माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। तो मैं इसको लिखूंगा बी ए साइन थीटा, और ये वैल्यू आई क्योंकि माइनस की, तो इसका माइनस मैं आगे लगा दूंगा। ऐसे भी नहीं समझना चाहते कि नहीं सर हम ऐसे नहीं समझेंगे, हम तो बी से ए की ओर डायरेक्ट आते हैं, तो बी से ए भी आ जाते हैं भाई लोगों, क्या ही जाता है हमारा। यदि मैं बी से ए आता हूं, बी से ए, ये आ गया। अब देखो, पहले ए से बी गया था तो मैंने लिया था थीटा। अब यदि मैं बी से आता हूं तो मैं लूंगा माइनस का थीटा, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं बी ए साइन माइनस का थीटा, और उस केस में भी ये वैल्यू ऐसे आएगी, माइनस बी ए साइन थीटा। यानी यहां से मुझे एक चीज पता लगी कि भाई, कहां गया मेरा पेज? हाँ, ऊपर चला गया। कि मुझे यहां से एक बात पता लगी कि भाई यदि मैं ए क्रॉस बी लेता हूं और बी क्रॉस ए लेता हूं, बी क्रॉस ए, तो संख्या तो सेम आ रही। देखो, ए बी साइन थीटा, यहाँ बी ए साइन थीटा। फर्क आ रहा है केवल इस माइनस वाले चिन्ह का, ये माइनस वाले चिन्ह का, ये माइनस वाले चिन्ह का। यानी बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी की संख्या तो सेम आएगी, बट डायरेक्शन अपोजिट आएगा। यानी यदि ए क्रॉस बी में आप पॉजिटिव जेड की ओर जा रहे हो, तो बी क्रॉस ए में आप माइनस जेड की ओर आओगे, माइनस जेड एक्सिस की ओर आओगे। यानी इन दोनों की वैल्यू कभी बराबर नहीं होगी। ये भी एक नियम है, बड़े काम की चीज है। अगला देखो, ए क्रॉस बी को, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस बी क्रॉस ए लिख सकता हूं। आगे मेरी बात समझ में, आपको समझ में आया होगा। एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन, ताकि अपन को पता लगे किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो मुझे ए क्रॉस बी चाहिए। ये मैं आपको नॉर्मल तरीका बता रहा हूं, फिर आप अपना तरीका लिखेंगे, ठीक है। बहुत मजेदार तरीका है, बहुत फटाफट आंसर आता है। ए क्रॉस बी, मान लो ए क्रॉस बी में ए की वैल्यू है x1 आई के, y1 जे के एंड z1 के के। ऐसे इसको बी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। बी वेक्टर की वैल्यू लिख देता हूं मैं x2 आई के प्लस y2 जे के एंड z2 के के। ये मैंने निर्देशांक मान लिया। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो मैं सबसे पहले यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखो, अपना चक्कर बनाता हूं, आई के जे के और के, और मुझे चक्र को ऐसे ही चलाना है। अब ध्यान से देखना आप एक एक चीज। अब पहले मल्टीप्लाई करता हूं, इस वाले को मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले से, आई आई, इसमें भी आई इसमें आई, सेम मल्टीप्लाई होंगे, जीरो बनाएंगे, तो मैं लिख देता हूं जीरो। सेम सेम मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे? जीरो। तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में नहीं आया होगा तो मैं लिख देता हूं, x1 को मल्टीप्लाई करोगे x2 से तो x1 x2, और जब आप आई क्रॉस आई लिखोगे, आई क्रॉस आई मिलकर क्या बनेगा? जीरो। तो पूरे का पूरा ही गुणा क्या हो जाएगा? जीरो। तो मैं क्यों लिखूं फालतू में? चलो, तो अब ये बात समझ आएगी, सेम सेम को मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखो, आई को गुणा करोगे आप जैसे, पहले मैं x1 और y2 लिख देता हूं, x1 y2। अब आई को गुणा करोगे जैसे, यहां पर आ जाओ, आई को गुणा करोगे जैसे, तो आंसर आपका आएगा के, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि हम चक्कर के साथ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव के, ठीक है। अगला ध्यान से देखना, यदि आप आई को गुणा करोगे सीधा ले जाकर के से, तो यहां पर आएगा आपका x1 z2। बट आई को कैसे करना है भाई?
आई को करना है कैसे, तो उत्तर तो आपका जे आएगा, लेकिन आप देखो चक्र के उल्टा आ रहे हो तो ये माइनस का जे आएगा। समझ में आया होगा आपको? ठीक है, चलो अब मैं ये वापस मिटा रहा हूँ आपके लिए ताकि अगला लिखो, ए मिटा दो। अब देखो, अब जे को देखो, जे को आप गुणा करोगे आई से, तो ये आपका y1 और यहाँ पर x2 है, यहाँ तो है y1, यहाँ है x2, यहाँ लिख देता हूँ मैं x, यहाँ लिख देता हूँ मैं पेन चेंज करके x2 y1। अब चिन्ह को देखते हैं, जब आप j को गुणा करते हो ना i से, जब j को गुणा करते हो आप i से, j को किससे गुणा करते हो i से, j को गुणा करते हो देखो i से, तो उत्तर अगला वाला आएगा, अगला वाला यानी ये वाला के, j और i मल्टीप्लाई होंगे, ये दो, एक x एक्सिस है एक y एक्सिस है, आंसर x और y के अलग आएगा यानी जेड में आएगा, उनके लंबवत आएगा। देखो आई है तुम्हारा एक्स में, जे है तुम्हारा वाई में, आंसर इन दोनों के लंबवत होगा यानी जेड में होगा। ऐसा ही तो है हमारा दायात का नियम। तो हमारे यहाँ पर आएगा के। अब ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा ये देखना है। तो मैंने गुणा किया था जे को आई से, जे को आई से, यानी ये वैल्यू आ गई आपकी नेगेटिव, चक्र के उल्टा है। अब ऐसे देखो ध्यान से, यदि मैं इसे जे को कैसे गुणा करूं, तो यहाँ पर मेरा y1 है, यहाँ मेरा z2 है, तो मैं लिख देता हूँ y1 z2, और मैं y1 z2। जे को गुणा करोगे कैसे, अब क्या जे को गुणा करोगे कैसे, आप देखो जैसे ही चल रहे हो जैसे चक्कर है, तो आंसर आपका आई कैप आएगा, ये आई कैप आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा। इतना समझ में आया होगा? मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मिटने योग्य चीज है। अब आगे देखो, ये भी मिटा देता हूँ। जे को जैसे गुणा करके तो जीरो लाने, आंसर क्या है मतलब है, के को आई से करता हूँ, पहले के को आई से करता हूँ, तो यहाँ पर है z1, यहाँ पर है x2, तो मैं लिख दूंगा x2 z1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर है के को आई से गुणा करना है आपको, के को आई से करना है, तो आंसर आपका जे आएगा, चूंकि चक्कर के साथ है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब के को आपको जे से करना है, तो z1 y2, y1 z2 लिख देता हूँ मैं, जो पहले आता है एबीसीडी में उसको पहले और बाकी को बाद में, आगे पीछे भी लिख सकते हो। के को मैं गुणा करूंगा जे से, के को गुणा करूंगा जे से, देखो यहाँ पर तो उल्टा आएगा भाई, तो ये आई कैप आएगा, वो भी माइनस का। चलो मैं पहले इसको मिटाता हूँ, देखो ठीक, माइनस का आई कैप, इस तरीके से आपको गुणा मिल गया। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ लिखता हूँ ए क्रॉस बी। सबसे पहले मैं आई कैप वालों को उठाता हूँ, आई कैप वाले कहाँ पर है, देखो आई कैप वाला एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, प्लस वाली संख्या को आगे लिख लेता हूँ, तो ये बन गया y1 z2, यहाँ का माइनस आ गया, और यहाँ से निकाल दिया मैंने y2 z1। अभी देखो मेरा तरीका फॉलो करना आपको बड़े काम की चीज है। आप है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेना है, यानी आई को आपने पॉजिटिव लेनी है ना, तो जे को आपको नेगेटिव लेना है, जे को काय में लेना है आपको नेगेटिव। क्यों ले रहे हो, ये फायदा रहता है, आप चाहो तो पॉजिटिव ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉजिटिव ले लो, लेकिन मैं नेगेटिव फॉलो करता हूँ, इससे फायदा है, मैट्रिक्स में काम आता है, जो मतलब आगे तो आपको बताऊंगा ना उस प्रोसीजर में काफी काम आएगा, इसलिए तो आप माइनस का ले लो, ऐसे मान लो। अब माइनस का, चलो आपके हिसाब से मैं पहले प्लस का ले लेता हूँ, ये लो प्लस का ले लेता हूँ, प्लस का जे के ढूंढो कहाँ पर है, ये मैं इनको मिटाता हूँ, जे वाले को ऊपर मार्क लगा लेता हूँ, ये जे वाले। तो देखो ये प्लस का है, तो पहले आएगा x2 z1, और फिर ये माइनस वाला आएगा माइनस का x1 z2, और मैं यहाँ पे के कैप लिख देता हूँ नेक्स्ट। के कैप में देखो, के कैप में आपको फिर मैं ये हटा देता हूँ मार्क, और के वाले आपको कहाँ मिलेंगे, एक यहाँ पर मिलेगा और एक यहाँ पर मिलेगा। इसमें प्लस वाला है आपका x1 y2 जो पहला नंबर पे है, और जो यहाँ पर है रेड रेड में वो x2 y1 है। ये आपका ए क्रॉस भी आ गया। मैं नए पेज पे लेके जाता हूँ, देखो इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। मैं देखो इसको यहाँ से उठाता हूँ थोड़ा सा, और ये आपको बड़े काम की चीज़ है, आपके बड़े काम आएगा। एक काम करते हैं ना, हाँ चलो जगह क्या मेरे पास, ठीक है तो रहने देते हैं इसको। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ ऐसे, ए क्रॉस बी, वो माइनस वाली चीज़ भी दिखा देता हूँ। x1 मतलब आई कैप को बाहर निकाल लिया तो y1 z2 y2 z1। आप माइनस लो यहाँ पर, तो क्या होगा बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो। माइनस ले लिया तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे अंदर के, ये जो आपका प्लस का ये तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस वाला ये प्लस का हो जाएगा। आगे पीछे लिख देता हूँ x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस के कैप। मैंने कहा था ना एक प्लस एक माइनस एक प्लस, इसको ऐसे कैसे रहने दो भाई, x1 y2 x2 y1
अरे आ जा रहे भाई, ये ले, समझ में आया आपको? ये लो, मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। अब देखो, अब आप कहोगे सर ऐसे क्यों लिखा ऊपर वाला भी तो सही है। हाँ भाई सही है, लेकिन अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, आसान मेथड, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मंत्रा। क्या बोलेंगे भाई? मंत्रा। मैं पेन चेंज करता हूँ आपके लिए, मंत्रा कहूँगा उसको। मेरी नज़र में वो मंत्रा है। मंत्रा वो चीज़ होती है जो आप बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, देन आपको सिद्धि प्राप्त होती है, और ऐसा मंत्र प्राप्त होता है जो एक बार यदि आपने बोल दिया तो बड़े से बड़े काम आपसे सक्सेस हो जाते हैं। ऐसा मंत्र जिससे बड़े से बड़े सवाल चुटकियों में हो जाए, इसलिए इसका नाम है मंत्रा। ठीक है, चलिए, ऐसा तरीका है ये कि बड़े से बड़ा सवाल भी चुटकियों में हो जाएगा। चलिए देखिए, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं, दिखा लो, छुपा लो मेथड। क्या बोलता हूं? दिखा लो, छुपा लो मेथड, बड़े काम का है। कैसे करते हैं ये देखो ध्यान से। नॉर्मली इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, बट यहां ध्यान से देख लो। ये लो, मैंने ऐसे लिख दिया। आपको कुछ नहीं करना, यहां आई केप, जे केप और के केप लिखना है, क्योंकि इन्हीं को गुणा करना था हमें। अब हमें चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या चाहिए? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहां पर आप ए वेक्टर के निर्देशांक लिख दीजिए। तो आई केप में ए वेक्टर के निर्देशांक x1, ये है y1, ये है z1, और यहां पर है बी के x2, y2 और z2, ऐसे निर्देशांक लिख दिए। बस अब आपको कुछ नहीं करना, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से देखो। आपको चाहिए ए क्रॉस बी, यही चाहिए। अब देखो, सबसे पहले आई लिख लो। जिसका तुम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, पहले आई का करेंगे। पहले आई की वैल्यू चाहिए, फिर जे की, फिर के की। तो जिसके आपको वैल्यू चाहिए उसको छिपा लो, बाकी को दिखा लो। उसको क्या कर लो? छिपा लो, बाकी को दिखा लो। देखो मैं छिपा रहा हूं इसको, ये मैंने इसको छिपा दिया, ये छिपा दिया, ये है ही नहीं। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, अभी जो मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब आपको करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वज्र गुणन विधि की तरह गुणा करना है। तो आपको स्टार्ट करना है ऐसे, ये मैंने चिन्ह लगा दिया। ठीक है, इस तरह से हमेशा स्टार्ट करना है। तो इधर से Z2 को Y1 से गुणा करना है, और यहां लिख देना है तो Y1 Z2। फिर आपको गुणा करना है ऐसे, अगला गुणा करना है ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जो संख्या बच गई है भाई, आई को तो, आई कैप को तो छिपाना है, बाकी सबको दिखाना है, इसलिए इसका नाम है दिखा लो छुपा लो विधि। तो आई कैप के ऊपर मैंने देखो हाईलाइट कर दिया, तो इसको तो छिपाना है, बाकी सब दिख रहे हैं। फिर उसमें आपको Z2 से Y1 की ओर गुणा करना है, और अब की बार गुणा करना है Y2 से Z1। Y2 से मैं एक साथ ही लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ पेन चेंज करके, और मैं लिखूंगा Y2 Z1, और दोनों गुणा के बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। दोनों गुणा के बीच में कैसा चिन्ह लगाना है आपको? माइनस का चिन्ह लगाना है। समझ में आया? ठीक है, अब देखो मैं यहां से फिर मिटा रहा हूं, ये बीच वाले ये तीरों के निशान मिटा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको भी मिटा रहा हूं, हाईलाइट को भी मिटा दिया। अभी मुझे जे चाहिए भाई। अब देखो, नियम यह कहता है कि आपने शुरुआत कैसे करी थी? ऐसे करी होगी। तो आपको एक बार शुरुआत ऐसे करनी है, तो आपने ऐसे कर ली। लेकिन जब अगली बार शुरुआत की बारी आए, जैसे जे के लिए शुरुआत की बारी आएगी, तो मैं जे को हाईलाइट कर देता हूँ, छिपा देता हूँ। ये लो, मैंने छिपा दिया। अब आपके पास बच गया ये, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हाँ लिख देता हूँ, ये लो, अरे लिख देता हूँ x1, और इधर तो बच गया आपका x2, और इधर बच गया Z1 Z2। पिछली बार आपने शुरुआत करी थी ऐसे, आपकी बार शुरुआत करनी है ऐसे। फिर अगली बार जब गुणा करो तो वापस ऐसे। यानी आप एक बार समझ गए होंगे, एक बार ऐसे करना है गुणा, फिर एक बार ऐसे करना है, फिर एक बार ऐसे करना है। कन्फ्यूजिया हो गए भाई, कन्फ्यूजिया आ गए आप सब लोग। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। इसलिए आप एक काम करिए ना यार, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जे को कर दो नेगेटिव, ये कर दिया मैंने नेगेटिव। अब देखो आपको क्या करना है, तरीका वही है, इसको इधर गुणा करना है। तो मैंने गुणा किया x1 Z2। ठीक है, अगला गुणा देखो, x2 को Z1 से करना है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो माइनस x2 Z1 हो गया गुणा आपका। ठीक है, अब अगली संख्या फिर आपको प्लस में लेनी है, तो मैंने ले ली के। ठीक है, अभी मैं इन हाईलाइट वालों को हटा देता हूँ, ये लो। अब यदि आपको के की वैल्यू चाहिए भाई, किसकी चाहिए? के की, तो आप जेड को छिपाओ, पहले छिपा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना, अरे मैंने पेन चूज ही नहीं किया, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ऐसे तो कर देते हम। तो हम करेंगे x1 y2 माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो x2 y1। अब मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ एक बार। तो मेरी वैल्यू आई आई केप y1 z2 माइनस y2 z1। इसको नेगेटिव लेना है, x1 z2 माइनस x2 z1, और इसको ऐसे कैसे रखना है, x1 y2 माइनस x2 y1। मैंने ऊपर वाला ऐसे कैसे नोट कर दिया यहाँ पर।
अब इसको ध्यान से देखो, आप इसको ध्यान से देखो, आपको एक चीज समझ में आ गई होगी जब आप देखेंगे तो। ये वाली वैल्यू वही है जो यहाँ लिखी हुई है, देखो ऊपर की साइड। ये वाली वैल्यू वही है जो यहाँ लिखी हुई है, और ये वाली वैल्यू वही है जो यहाँ लिखी हुई है। अब आपके पास दो तरीके हो गए, या तो अपना दिखा लो छुपा लो विधि लगा लो, मेथड लगा लो, या फिर ये जो आपका है ना ये आई कैप जे कैप वाला, ये वाला मेथड लगा लो। बट इस वाले में फिर इतना प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? तो आज की क्लास केवल आपको यही बताने के लिए थी कि ए क्रॉस बी वेक्टर को कैसे सॉल्व करें। सेकेंड ग्रेड के हिसाब से इतना ही कॉन्सेप्ट हमारे आएगा, इससे ज्यादा डीपली कॉन्सेप्ट हमारे नहीं आता है। बस इन्हीं चीजों को हमें ध्यान रखना है। इसमें मोस्ट बातें, ए क्रॉस बी को आपको कैसे लिखना है मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। ए क्रॉस बी, यहाँ पर आते हैं हम, वापस स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे आते हैं। ए क्रॉस बी को आपको लिखना है ऐसे, ए बी साइन थीटा से लिखा जा सकता है। साइन थीटा का फॉर्मूला ये होता है। फिर आपको एन वेक्टर का फॉर्मूला ये वाला होता है। डायरेक्शन मैंने आपको बताया था कि ए के साइड अंगुली रखो और बी के साइड घुमा लो, आंसर जो आएगा वो अंगूठा बताएगा। कौन बताएगा? अंगूठा। और आंसर का डायरेक्शन हमेशा ए और बी के तल के लंब बताएगा, ध्यान रखना, ए और बी के तल के लंब बताएगा। इसमें जो सेम होते हैं वो जीरो बनाते, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो सेम नहीं होते वो इस तरीके से चक्र के हिसाब से हमको वैल्यूज निकालनी होती है। यदि इसमें दो समांतर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो आएगा, और ए तथा बी का मल्टीप्लाई हमेशा, ए क्रॉस बी का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस बी क्रॉस ए होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये मैंने यहाँ पे पूरी विधि, दो मेथड लगा दिया आपको, एक मंत्रा मेथड बता दिया, एक सिंपल मेथड बता दिया। तो दोस्तों ए क्रॉस भी आपको समझ में आए, मजा आया हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अच्छा, आपका बहुत धन्यवाद जो आप लास्ट वीडियो तक बने हैं। लास्ट क्लास होने वाली वेक्टर की, ठीक है। हम चाहते थे कि, मैं तो ये चाहता था कि आपके 2 या 3 क्लास में हो जाए, बट कॉन्सेप्ट समझाने के चक्कर में रह गया, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक कार्य ऊर्जा वाला जो चैप्टर है, लगभग 5वां छठा चैप्टर आएगा, तब तक आपको पूरे बेसिक आने चाहिए। उतने बेसिक आ गए ना, फिर बाकी के चैप्टर में तो आप पीवाईक्यूज आसानी से समझने लग जाएंगे। बेसिक नहीं क्लियर हुए ना तो भाई कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमारे लिए ये बेसिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे 11वीं में भी, पूरे 12वीं में भी, और पूरे ग्रेजुएशन की फिजिक्स में भी है, सब जगह ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है, इसलिए मैंने इन पे इतना टाइम खर्च किया है, ठीक है। अदरवाइज यदि मुझे इसको ज्यादा ग्रोथ करना होता तो मैं पीवाईक्यू सीधा सीधा करवाता और फटाफट करवा देता, लेकिन ऐसा नहीं करा ना। बेसिक तैयार करना है, क्योंकि हमारे बेच का नाम ही है संभव बेच, और फिजिक्स के बूस्टर डोज में हम हमारी बूस्टिंग करना चाहते हैं फिजिक्स की प्रिपरेशन को, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो लास्ट रहेगा, उसमें केवल वेक्टर्स के पीवाईक्यूज की बात करेंगे, और उन पीवाईक्यूज को हम करेंगे कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ में। केवल मैं सॉल्यूशन ही नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा, और अभी जो हमने ये 5 क्लासेस किए इनका निचोड़ भी वहां निकालेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आज्ञा दीजिए, ठीक है।